नमस्कार, मैं सूरज प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। हमारे साथ शिव प्रेरणा यात्रा का नेतृत्व कर रहे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शिव प्रेरणा यात्रा का पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण का 9वां दिन है और अभी हम स्मृति महामार्ग से जा रहे हैं। सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस तरीके से जो है लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर, पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि यात्रा का पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण का 9वां दिन है। महाराष्ट्र के खासकर आप विदर्भ क्षेत्र में के गांव में ज़्यादा जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो आपने इस दौरान आपने ऐसा क्या नोटिस किया जिसको देखकर आपको लग रहा हो कि आने वाला समय सच में महाराष्ट्र का जो हिंदू हैं उनके लिए खौफनाक और खतरनाक है? देखिए, पहले तो आज हमारा विदर्भ खत्म हो जाएगा, फिर हम बाकी क्षेत्र में जाएंगे। हम पहले ही पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र घूम चुके हैं। पहले मुझे लगता था कि केवल मुंबई निशाने पर है और मुंबई सबसे पहले खत्म हो जाएगा और इस्लामीकरण जल्दी होगा। लेकिन विदर्भ में जब मैं डीप में गया, गांव में गया, तहसील में गया, आपने देखा होगा कि अगर हम रास्ते से जा रहे और किसी गांव में लोग खड़े हैं तो लोगों ने हमको वहीं पर स्वागत के लिए रुके, हम वहीं पर भाषण दिए, लोगों की बात सुनी, जो आंकड़े जुटाए, उससे लग रहा है कि पूरा महाराष्ट्र एक साथ निशाने पे है। मुंबई तो 64 तक पर आ ही गया है कि 64% केवल हिंदू बचा है। विदर्भ की हालत भी को बहुत खराब है। हम उत्तर महाराष्ट्र आ रहे थे तो आधा 50% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले तहसीलों से गुजर रहे थे, लग रहा था मिनी पाकिस्तान से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पूरे पाकिस्तान भी दिखाई दिए। ये सिचुएशन विदर्भ में है। विदर्भ के हिंदू के पास ज्यादा समय नहीं है। विदर्भ में समस्या ज्यादा जटिल है। इसका कारण क्या है? जैसे 2 प्रकार की सामाजिक संरचना होती है शहरों की। उदाहरण के लिए, एक क्षेत्र है जहां पर लोग हैं लेकिन वो काम नहीं करते। दूसरा विदर्भ एक क्षेत्र है जहां पर लोग हैं, उनको काम नहीं है, इसलिए अपना क्षेत्र छोड़कर मुंबई दिल्ली जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन इसी जगह पर हमने छोड़े हुए मैदान को घुसपैठी आकर भर रहे हैं। भारत में जो 10 करोड़ घुसपैठी है, महाराष्ट्र में जो 1 करोड़ घुसपैठी है, मुंबई में जो 40 लाख घुसपैठी है, विदर्भ के कई जिले में 5-5 लाख के आसपास घुसपैठी है। तो सोचो कि यहाँ का विधायक, एमएलए, एमपी ये यहाँ के नागरिक नहीं तय करते, घुसपैठी तय करते। तो पॉलिटिकली भी सिचुएशन खराब है। रोजगार के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो विदर्भ के हिंदुओं के हाथ में संभावनाएं बहुत कम है। वो तो मैदान छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे आकर उसको कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, वो कुछ भी करते हैं, चोरी डकैती, लूट पाट, भीख मांगना, कुछ भी कर जाते हैं। स्वाभिमान नहीं, कोई किसी प्रकार की कानून का भय नहीं, इसलिए वो सब कुछ यहाँ का ईमानदार, इनोसेंट, निष्पाप जो विदर्भी है वो नहीं करता है। और वो तो अभाव के प्रभाव में भी कभी टूटा नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय से आत्महत्याएं जरूर बढ़ी है यहाँ पर। इसलिए विदर्भ में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी दृष्टिकोण से चुनौतियां ही चुनौतियां है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, प्रयास जरूर हुआ है। हम जिस एक्सप्रेसवे से निकल रहे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी समृद्धि महामार्ग, बड़ा वीआईपी तरीके से यहाँ से मूवमेंट करते हुए लगता है कि हर गरीब को भी लगता है कि अरे हम किसी यूरोप और अमेरिका के यहाँ से निकल रहे हैं। तो इससे थोड़ा फर्क पड़ा है, रीच आउट हुआ है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मैंने आज किसान के साथ भी यहाँ पर चलते चलते किया खेत में, तो उसमें भी मैंने पाया कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। तो पॉलिटिकल एंगल से कहे तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए काम तो बहुत बाकी है। लेकिन जो आपका सवाल था कि प्राइमरी मेरी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो पहली प्रतिक्रिया यही है कि विदर्भ खतरे में है। अच्छा सर, एक और सवाल लूँगा क्योंकि जितने भी आपने यात्रा के दौरान सभाएं करी, लोगों से मिले, वार्तालाप जो की, उसमें एक बात आपका कॉमन था, व्यापार जिहाद। हालांकि ये मुद्दा आप बहुत पहले से उठा रहे हैं, लेकिन व्यापार जिहाद को इस यात्रा में आपने बहुत हाईलाइट किया और सॉल्यूशन भी बताया कि लोन लो बैंक से। और आपने भी ये भी कहा था कि आपने कुछ बैंकों से बात कर रखा है, स्मॉल मिनी फाइनेंस बैंकों से बात कर रखा है, उनको सॉल्यूशन दिया। तो इसका आगे चलकर कितना इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, मैं कभी भी केवल समस्या नहीं बताता जी। सुदर्शन पर जो भी मुद्दा उठाया जाता है उसका समाधान भी हम देते हैं। तो समाधान क्या है? तो मैंने हमेशा ये कहा कि हम समाधान में वो समाधान देंगे जो केवल भाषण नहीं होगा,
जो जी। केवल संभाषण नहीं होगा, वो एक्शन होगा। और इसलिए मैंने इस बार पूरी यात्रा में हिंदू रोजगार मेला, मतलब हिंदुओं को रोजगार देने के लिए आगे आना चाहिए, केवल रोना नहीं है, लड़ना है। मराठी में मैंने नारा दिया, पूरी यात्रा में मैंने लोगों से नारा लगवाया, आपने देखा होगा। मैंने कहा कि रडाईचं नहीं लढाईचं। इसका मतलब रोना नहीं है, लड़ना है। और लड़ना है का मतलब क्या है? केवल झगड़ा, वो तो नौबत आएगी तो दो हाथ करेंगे ही, करते आए हैं, इतिहास में भी किए हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन इस बार जो लड़ना है वो बेरोजगारी से भी लड़ना है। आपके जो रोजगार छीने गए हैं, जिहादियों ने व्यापार जिहाद करके जो आपके क्षेत्र को कब्जा किया हुआ है, उसको भी करना है। इसलिए इस बार मैंने हिंदू रोजगार सम्मेलन या मेला, इस पर जोर दिया। फिर वो सम्मेलन कैसे करना है, स्किल टैगिंग करना है, किसी के भी जो पैशन है उसको ज़्यादा जोर देना है, केवल एजुकेशन क्या हुआ ये नहीं देखना है। और साथ साथ में मैंने बैंकों को और बेरोजगारों को और जिनको अच्छा स्किल वाला स्टाफ चाहिए, ऐसे उद्योगपतियों की मैंने यहाँ पर एक तरीके से जोड़ी लगाने का काम कर दिया है कि जी। एक तरफ बेकारी है, दूसरी तरफ बैंक लोन देने के लिए तैयार है, तीसरी तरफ अच्छे लोग चाहिए, चौथी तरफ जिहादियों ने हमारे व्यापार छीने हैं। इसका कॉम्बिनेशन से उत्पन्न समस्या का समाधान मैंने इसमें दिया है। और पूरे महाराष्ट्र में 1 दिसंबर और 8 दिसंबर को बड़े पैमाने पर सम्मेलन होंगे। ये उपाय हम देश के अन्य क्षेत्र में भी चला रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आने वाले दिनों में और जोर शोर से चलाएंगे। जी बिल्कुल सर। अभी मुझे एक बात याद आई, क्योंकि आप इतने दिनों से बाहर हैं घर के और यात्राएं कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इतनी लंबी लंबी यात्राएं चल रही है, तो काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और एक पत्रकार ने अभी हाल ही में कमेंट किया था सर कि सूर्य चौहान के जी पहले सिर्फ स्टूडियो से बोलते थे, अब पूरा स्टूडियो लेकर बाहर फील्ड ग्राउंड पर उतर गया। आपने मराठी में कुछ जवाब भी दिया था। एक बार सर दर्शकों को जवाब हिंदी में अगर नहीं, मैं वैसे तो कभी केवल स्टूडियो में कभी नहीं रहा, 21 साल से मैदान में ही रहता हूँ। पूरे भारत की यात्रा भी की थी। इस बार शिव प्रेरणा यात्रा लेकर महाराष्ट्र में हूँ। बहुत अक्टूबर की, नवंबर की यहाँ कड़ी धूप होती है दोपहर में, खास करके विदर्भ में। तो एक पत्रकार ने कहा कि सुरेश जी, स्टूडियो से बाहर निकलकर आप इतना ज़्यादा धूप में घूम रहे हैं, पहले आक्रोश मोर्चा में, आप इस यात्रा में, तो आपका चेहरा ज़्यादा काला हो रहा है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि इस मेरी मेहनत से, इस धूप से, भले ही मेरा चेहरा या हाथ काले हो जाए, मैं महाराष्ट्र को हरा नहीं होने दूंगा। ये जवाब दिया तो लोगों ने बहुत तालियां दी, क्योंकि लोगों को उनकी मन की बात लगी। और फिर लोगों को लगा कि हाँ, इस्लामीकरण के विरुद्ध ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। इसलिए मेरा वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ जो मराठी में था। तो महाराष्ट्राला हिरवा होऊ देणार नाही, ये मेरा नारा था कि माझा चेहरा काळा झाला तरी चालेल, महाराष्ट्राला हिरवा होऊ देणार नाही। तो नहीं होने देंगे भाई, हमने तो लाल खून बहाया है, लेकिन महाराष्ट्र हरा नहीं होने दिया है। ये मेरा वो स्टेटमेंट था। लोगों ने बड़ा पसंद किया। यहाँ के लोग लड़ने वाले को पसंद करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि लड़ाई खून में है। अटक से कटक तक झंडा लगाने वाले, भगवा झंडा लगाने वाले महाराष्ट्र के महावीरों के आजकल के वंशज बहुत शांत हो चुके हैं। इसलिए उनको जगाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे नारे बोलने पड़ते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि आप जो सभाएं कर रहे हैं उसमें महिलाओं की काफ़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि सर अब जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक हो रही हैं, वो भी धर्म के नज़रिए से देख रही हैं? देखिए, महाराष्ट्र तो महिलाओं के लिए बहुत पुराना प्रदेश रहा है, क्षेत्र रहा है। प्रदेश तो अब बना है, लेकिन यहाँ पर शिवाजी महाराज जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जो है जी, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नायिका है। यहाँ से ही झांसी की रानी थी, या अहिल्या देवी, अभी उनका जयंती का 300वां वर्ष चल रहा है। बहुत नारियाँ दी है महाराष्ट्र ने, और ये सारी नारियाँ तो बड़े नाम कुछ मैंने बताए। यहाँ की नारियाँ 9 वाली साड़ी पहनकर, धोती जैसी, घोड़े पर बैठकर, तलवार चलाते हुए, भाला चलाते हुए, अपने बेटे को पीठ पर बांधकर, झांसी की रानी ने कहा था कि मेरी झांसी नहीं दूंगी। वो यही की थी जो कहते हैं ना, बुंदे लहर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी तो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो यही की थी। तो यहाँ की महिलाओं का और ओवरऑल भारत की महिलाओं का बहुत लंबा बड़ा इतिहास रहा है। हाँ, अतताई जिहादी आने के बाद देश के कुछ हिस्से में जरूर
घूंघट प्रथा आई या कुछ दमनकारी नीतियाँ बनी, लेकिन महाराष्ट्र की महिलाएं लड़ने के लिए सबसे आगे रहती है। आप देखिए, हमारी कोली बहन होती है जो समुद्र में मच्छी मारी करती है, उसका जो टोकरा होता है ना, उसमें एक बड़ा एक हथियार रहता है, कोयता बोलते हैं उसको। किसी जिहादी की हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी कोली बहन की तरफ टेढ़े आंख करके देख भी पाए। बिल्कुल सर। लेकिन वो कहती है कि हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई भाई नहीं बचा है। यहाँ की राजनीति में हिंदूवादी लीडर नहीं है, जिले में भी नहीं बचे हैं, तहसील में भी नहीं बचे, वार्डों में नेताओं ने नहीं बचने दिए। सारे राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेवार है। उनको लगता है कोई हिंदूवादी खड़ा रहेगा तो पता नहीं कल पार्षद बनेगा, फिर कल विधायक बनेगा, कल सांसद बनेगा। इस डर से किसी हिंदूवादी को पनपने नहीं दे रहे। फिर दूसरा है कि राजनीतिक दलों में इधर उधर में इतनी भागदौड़ चल रही है, आज यहाँ कल वहाँ, परसों और कहीं, रात में कहीं और। तो ये जो चल रहा है, ये चलने के कारण भी यहाँ कोई हिंदूवादी बन नहीं रहा है। मैं हूँ यही का, लेकिन लंबे समय से दिल्ली और देश भर में हिंदुत्व का काम करता हूँ। इन दिनों महाराष्ट्र में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो मेरी भाषा, मेरा अटैक, मेरा आक्रमण, मेरा आक्रोश और मेरे हृदय से निकलने वाली पीड़ा को जो मैं अपना निडर स्वर देता हूँ, वो यहाँ की महिलाओं को बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख रहे हैं कि छोटी बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला तक, सारी पारिवारिक महिला भी बड़ी संख्या में रैलियों में आ रही है, बाइक पर आ रही है, मेरे साथ बुलेट चला रही थी सर। हाँ, तो ये महाराष्ट्र की नारियां जो है ना, उसकी वो तो आप मतलब वो रणरागिनी है, योद्धा है। और इसलिए मैं उन सब का आभारी हूँ कि मेरी इस शिव प्रेरणा यात्रा में ही नहीं, 2018 में मैंने जब जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए यात्रा निकाली थी, तब भी बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र की महिलाएं मेरे साथ थी और आगे भी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने लीडर्स की बात की, नेताओं की बात की कि किसी हिंदू नेता को नहीं पनपने दे रहे हैं जो हिंदुओं के साथ खड़े रहे। आपका एक स्टेटमेंट सर लोकसभा चुनाव में बहुत वायरल हुआ था। आपने कहा था कि महाराष्ट्र के कई जगहों के जो लोग हैं वो बहुत नाराज़ थे, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकले मतदान करने के लिए। तो क्या लगता है सर कि इस बार भी मतदान को लेकर वो उदासीनता जो है लोगों में नजर आएगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस बार मतदान को लेकर मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो तो भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। जी बिल्कुल। मैं लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद होने की बात अब लोग स्वीकार कर रहे हैं। मैं तो 21 साल से वोट जिहाद की बात कर रहा हूँ। इस बार मैंने नारा दिया कि अगर मुसलमान वोट जिहाद करता है तो हम मतदान का धर्म युद्ध करेंगे। मेरे स्टेटमेंट को माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने उठाया और मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए इन शब्दों का उपयोग किया। इसकी ज़रूरत है महाराष्ट्र को। उसको लेकर अभी लोग बहस कर रहे हैं कि ऐसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बोलना ही चाहिए, सभी ने बोलना चाहिए। देखिए, मुसलमान कहता है वोट जिहाद है, और अगर मुसलमान कहता है कि वोट जिहाद है तो फिर ऐसे में अगर हिंदू वोट जिहाद नहीं करेगा, अब हिंदू वोट जिहाद तो नहीं करेगा, लेकिन अगर हिंदू मतदान का धर्म युद्ध करेगा तो ही वो वोट जिहाद का उत्तर हो सकता है। बिल्कुल सर। तो मेरा ये जो नारा है ये लोगों ने काफी पिकअप किया है। तो अगर मुसलमान 98, 99, 100% मतदान करता है तो भाई हिंदू ने क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने देखा कुछ लोग नारा दे रहे थे कि ये लोकतंत्र का उत्सव है। अरे मूर्ख है ऐसा कहने वाला कि लोकतंत्र का उत्सव है। तुमको उत्सव में ढोल ताशे नगाड़े बजाने के चक्कर में तुमसे ये धर्म युद्ध वाली भावना को छीन रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित नहीं होना है। अगर मुसलमान के लिए गजवा हिंद का हथियार है लोकतंत्र, क्योंकि संख्या और वोट बैंक एक बनाकर देश पर कब्जा करना है। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, विधानसभा, लोकसभा पर कब्जा करने का हथियार अगर उन्होंने इसको बनाया है तो आपको लोहे से लोहा, बराबर ना, कांटे से कांटा, और इसलिए वोट से वोट यही काट सकता है। और हाँ, संख्या में अभी हम हैं, इसलिए धर्म के नाम पर वोट करो, ये मैंने कहा था। और मैं इस वीडियो से भी अपील करता हूँ, ना केवल 2024 के चुनाव में हम इसको उसमें भी करें। हाँ सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। शिव प्रेरणा यात्रा निकालना, ऐसी यात्रा निकालना कोई आम बात नहीं है।
क्योंकि सर इतने दिनों की इतनी लंबी यात्रा होती है, इतनी बड़ी टीम जो है साथ चलती है, इसको कवर करती है, इतनी सारी गाड़ियां साथ चलती है इस यात्रा में, तो कोई आम बात नहीं है, इतना ज़्यादा खर्चा होता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं, पहले भी आपने सर हिंदुत्व को लेकर ऐसी यात्राएं निकाली है, तो क्या लगता है सर, जैसे कि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि घुसपैठियों को महाराष्ट्र से बाहर निकालना है, तो सिर्फ ये यात्रा काफ़ी है या आगे भी रणनीति? जून में जब मैंने इस मुद्दे को उठाया दोबारा, वैसे तो मैंने कई बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, लेकिन पहले 17-18 से लेकर मैंने घुसपैठियों के मुद्दे को ज़्यादा जोर दिया, और अब मैंने ये तय किया कि मैं एनआरसी के मुद्दे को ताकत लगाऊंगा। और इसलिए एनआरसी के मुद्दे पे जब मैंने ताकत लगाई तो उसके लिए जनता एनआरसी आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू करने का निर्णय किया। सभी ने कहा था कि हम तो कॉलेज से सुनते आए हैं, 50 साल से सुन रहे हैं कि घुसपैठी है, ये मुद्दा नहीं उठेगा। मैंने कहा इस मुद्दे को उठाने के बगैर और घुसपैठियों को बाहर निकालने के बगैर कोई चारा हिंदुस्तान के पास नहीं है, मैं उठाऊंगा। मैंने ताकत लगाई, कोर्ट में भी गए, सब तरफ माहौल बनाया। परिणाम क्या हुआ कि झारखंड के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी, अमित शाह बोलने लगे जी। बस अब यहाँ की सरकार के एजेंडे में उसको मुझे लाना है। तो यात्रा एक ज्वाला का काम करती है, और फिर जब ज्वाला भड़कती है तो फिर बाकी लोगों इसमें आ जाते हैं। मुझे और इसमें ताकत लगानी है, ये कोई चुनाव के लिए निकाली हुई यात्रा नहीं है। हाँ, जैसे चुनाव में किसान अपने उत्पाद को भाव मांगता है, उद्योजक टैक्स की छूट मांगता है, नौकरदार वर्ग सैलरी बढ़ाकर मांगता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मांग करता है, तो हम भी एक आंदोलक है, एक्टिविस्ट है, हमने भी इस बहाने अपनी मांगों को मानना चाहिए, इसलिए इस यात्रा को निकाला है। चुनाव के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। अब तो पहला चरण महाराष्ट्र में है, उसके बाद हम अगले राज्यों में भी जाएंगे और घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। हमने इसके लिए एक मिस कॉल नंबर जारी किया है 9209-204-204। मैं इसको देखने वाले लोगों को भी कहूँगा कि आप भी इस पर मिस कॉल करिए, और हमको 10 करोड़ मिस कॉल जल्दी से जल्दी एकत्र करके भारत सरकार को देना है कि देखिए इतने लोग हमारे साथ हैं, इसमें हमारा साथ दीजिए। और लोग साथ दे भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर सभा में 100% आने वाले लोग डायल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी सभाओं में सर इतनी ज़्यादा भीड़ आजकल देखने को मिल रही है, क्योंकि जितने भी आपने इस यात्रा के दौरान सभाएं करी है उसको हमने भी कवर किया है। लगभग 5,000-10,000 लोग मिनिमम दिखते हैं सभाओं में। और लोग अगर कहीं पर छुट्टी भी थी, क्योंकि हम बड़ी सभा तो एक ही कर पाते दिन में, खास करके शाम के समय में। आपने देखा दोपहर में भी कहीं जा रहे हैं, शाम में भी जा रहे हैं, रास्ते में भी स्वागत में कहीं रोक दिया, हम खड़े होके वहीं पर भी भाषण दे रहे हैं। संख्या मैटर नहीं है। अगर एक जगह पर कुछ लोग भी जाग जाए, 10,000 लोग आए, 10 या 100 भी जाग जाए, तो भी वो परिवर्तन ला सकते हैं। चेतना 1% भी हो तो भी बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल सर, इस यात्रा का क्या परिणाम एक्सपेक्ट करते हैं आप इस यात्रा से? एक परिणाम तो दिख रहा है कि लोग घुसपैठ पर बोल रहे हैं, बिल्कुल समस्या को जान रहे हैं। हर जिले में कितने लोग हैं, जब मैं बताता हूँ तो लोगों को धक्का लगता है कि अरे इतने वोट तो लोकसभा के सांसद को भी नहीं पड़े, तो आने वाले दिनों में कितना खतरा होगा। अब देखिए, हम हिंगन घाट से आ जा रहे हैं, वर्धा जिले में हिंगन घाट है, वहां पर पिछले 5 महीने में 7,000 नए लोग आके बैठे हैं। अब वो कौन है? कहा जा रहा है कि उनमें तो ज्यादातर रोहिंग्या है, सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, वो भी आर्मी के जमीन पर, भारतीय सेना के जमीन पर कब्जा करके रोहिंग्या रह रहे हैं। वहां का नगर अध्यक्ष बाइट दे रहा है, वहां के लोग बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं निकाला जा रहा है भाई? और कोई लोकल मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं। तो हमने तय किया कि हम बोलेंगे, और हम बोल ही रहे। तो मेरे इस बात को जब मैंने व्यक्त किया तो हिंगन घाट के लोगों ने कहा कि हाँ, हम इसको एक ग्राम सभा आयोजित करके हमारे गांव में कौन कौन से देश का रहता है इसकी तो मांग कर ही सकते हैं, जांच कर ही सकते हैं, और करने वाले हजारों ग्राम पंचायतियों ने महाराष्ट्र में ये एनआरसी के प्रस्ताव पारित किए हैं और घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात की है। और अभी जो वोटिंग शुरू होगा महाराष्ट्र का, उस समय में भी हमने राज्य सरकार से, चुनाव आयोग से मांग की है कि जो भी व्यक्ति घुसपैठिया मतदान तक पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने कागज बनाए हैं, तो उनको गिरफ्तार करिए। वो जब से ही गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी तो बाकी लोग बूथ तक नहीं पहुंचेंगे, तो उनका वोटिंग हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। एक और सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारी पब्लिक ओपिनियन ली,
लोगों का कहना ये था कि अगर हमें सुरेश चौहान की जैसा कोई लीडर मिल जाए, कोई नेता मिल जाए जो खुलकर निस्वार्थ भाव से हिंदुओं का सपोर्ट करे, ना कि एक किसी अपने प्रॉफिट के लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए, इलेक्शन के लिए वो हमारे बीच में आए और बाकी हमसे मतलब ना रखे। तो क्या लगता है सर कि कभी उन लोगों का, जैसे कि उन लोगों का ऐसा कहना है कि आप लीडर बने महाराष्ट्र में, कभी नहीं, देखिए वो तो एक अलग बात है। मैं तो कहता हूं कि मैं बाकी राजनेताओं को कहता हूं कि आपके वोटर को, आपके गांव के नागरिक को अगर लग रहा है कि सुरेश चौहान के जैसा नेता चाहिए तो आप बनो ना मेरे जैसा। मुझे तो यहाँ कोई राजनीति नहीं करनी है, मैं तो अपना काम राष्ट्रनीति से, धर्म नीति से कर रहा हूँ। तो अगर मेरा जैसा नेता चाहिए, ऐसा लोगों को लग रहा है, तो इसका मतलब वर्तमान जो लीडरशिप है, एमएलए है, एमपी है या जो भी मंत्री है, उनमें लोगों को वो बात नहीं दिखती है। तो दिखे, क्यों नहीं दिखनी चाहिए? लोगों की आशा अपेक्षाएं पूरा करना यहाँ के लोगों का कर्तव्य है। करे, मेरे जैसे हिम्मत के साथ बात करे, निडर होके जहादियों के विरुद्ध, घुसपैठियों के विरुद्ध बात करेंगे तो लोग उनको भी लाइक करेंगे, हमको दिल्ली से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, बात करने के लिए बहुत बहुत इसमें मैं कुछ और बातें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि खास करके इस पूरी यात्रा में युवाओं का सहभाग भी बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल। और ये इस यात्रा को हमने भले फोकस महाराष्ट्र में किया था, लेकिन इसका परिणाम झारखंड में भी दिखा, आसाम में तो दिख ही रहा है, देश के अन्य हिस्से में भी दिख रहा है। मुझे बहुत से लोग संपर्क करके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी आप इस यात्रा को लेकर आइए। तो मैं उन सभी लोगों को कहता हूं कि आप हमारे संपर्क में रहिए। आने वाले दिनों में हम इस यात्रा को अन्य जगह पर भी, यात्रा के स्वरूप में हो ना हो, लेकिन इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। और मैं देश भर में शनिवार रविवार में विभिन्न राज्यों में बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर इस मुद्दे को उठाने वाला हूं। जिन लोगों को लगता है कि वो अपने क्षेत्र में ऐसी सभाओं का आयोजन कर सकते हो, हमको संपर्क करें। हम इन मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी सभाएं देश भर में करना चाहेंगे, ताकि घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर आए। जी बिल्कुल सर। भारत सरकार को सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए सांसद मजबूर करें। भारत के गृह मंत्री ने कभी कहा था कि एनआरसी एक सत्य और हम लाकर रहेंगे, तो माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह को भी सब लोग टैग करें, उनको जहाँ पर भी मिले पत्रकार सवाल पूछे, लोग भी पूछे, और देश में एक बड़ा वातावरण बने। और ये होता है तो ही 10 करोड़ घुसपैठी इस देश से बाहर जाएंगे, और अगर बाहर जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस देश का 84 रुपये डॉलर का जो रेट है वो 64 रुपये से कम हो जाएगा। 20 रुपये से ज़्यादा का फर्क केवल घुसपैठियों को बाहर निकालने से होगा। पेट्रोल के रेट में फ़र्क पड़ेगा, आपके कई रोज़ाना मरा की चीज़ें सस्ती हो जाएगी। जो ज़मीन उन्होंने कब्जा करके रखी है वो आपको मिल जाएगी, करीब 12 लाख घर अकेले महाराष्ट्र में मिल जाएंगे इस तरीके से, और 40 लाख नौकरियां अकेले महाराष्ट्र में मिलेगी 1 करोड़ घुसपैठियों को निकालने से। ऐसा पूरे देश में अगर इस आंदोलन को किया जाता है और घुसपैठियों को बाहर निकाला जाता है, तो इस जनता एनआरसी के आंदोलन से सरकार एनआरसी लाएगी, और भारत सरकार को ये लाने के लिए हम प्रतिबद्ध करेंगे, और हम प्रतिबद्ध है कि उनको एनआरसी लाने के लिए दबाव लगाएंगे, और ये दबाव में सारी जनता मेरा सहयोग करे। अभी मैंने उल्लेख किया युवाओं का, आपने देखा होगा कि युवा तो छोड़िए, इस बार मैंने देखा मेरी रैलियों में 13, 14, 15 साल के बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में थे। बिल्कुल जैसे छोटी बच्चियां थी वैसे बच्चे भी थे। आपके बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए थे बच्चों के साथ मेरे काफी वीडियो भी वायरल हुए, और आपने देखा छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पर कैसे नारे लगा रही थी, बच्चे भी लगा रहे थे। तो ये भविष्य है, और जो भी माता पिता मेरी सभा में ऐसे अपने बच्चों को लेकर आया, मैं उनके पास जाकर मैंने उनका धन्यवाद किया, उनको कंधे पर उठाया, और अगर वो 13-14 साल का है तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसका धन्यवाद किया, उसको कुछ पूछा, बातचीत की। कुल मिलाकर जो आने वाला पूरा कठिन समय है, जिसमें मैं कहता हूँ कि ये दंगा होने वाला है। दंगा वालों की योजना सितंबर-अक्टूबर महीने की थी, लेकिन उन्होंने देखा कि सरकार ने इस बार बातचीत के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया या कोई मीडिएटर नहीं डाला। इसका मतलब सरकार दंगे के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की दिशा में काम कर रही है। तो फिर दंगा करने वालों ने दंगा अभी पोस्टपोन किया है, और अभी जो अधिवेशन शुरू हो रहा है शीतकालीन लोकसभा का, उसमें ये लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और उस प्रदर्शन में हिंसा होने की ज़्यादा संभावना है। बरेली का जो
मौलाना है तोकी रजा, उसने भी घोषणा की है, और भी नोमानी नेमानी कई कई ऐसे नाम हैं, वो सब लोगों ने घोषणा की। और इसलिए आने वाला दिन बड़ा खतरनाक है। सभी दर्शकों को मैं सुदर्शन के कहूँगा कि मित्रों, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और वो साथ देने की प्रक्रिया में हमेशा बने रहिए। मैं सुदर्शन के जो कट्टर दर्शक है, उन दर्शकों के बलबूते ही इस आंदोलन को चलाता हूँ। हम कहते हैं कि मिस कॉल दे दो, तो आप बड़े पैमाने पर मिस कॉल दे देते हैं। हम कहते हैं कि सिग्नेचर एकत्र करो, तो आप सिग्नेचर एकत्र करते हैं। हम कहते हैं कि यात्रा लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ आइए, तो आप आ जाते हैं। किसी दुनिया के किसी चैनल के पास ऐसा सक्रिय दर्शक वर्ग नहीं है जो सुदर्शन के पास है। और इसलिए इस वर्ग को मैं धन्यवाद देते हुए कहूँगा कि मित्रों, युद्ध प्रारंभ हुआ है बहुत पहले से। बस इस युद्ध को दिशा देने का काम इस आधुनिक सुदर्शन रूपी चक्र चैनल ने प्रारंभ किया है। आप हमारा साथ दीजिए, पांडवों के साथ खड़े होइए, जिहादी कौरवों के साथ खड़े होकर अधर्म का साथ मत दीजिए। हम सब साथ चलेंगे, लड़ेंगे। मराठी में जैसे मैंने कहा था, लड़ाई नहीं लड़ाई छे, मतलब रोना नहीं है, लड़ना है। और कुछ करते हैं तो कुछ होता है, तो करना है। ये सब कुछ करके साम दाम दंड भेद के साथ तन मन धन के सहयोग से हम इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। और आज इस समृद्धि के महामार्ग पर लिया हुआ ये संकल्प जो हम प्रतिदिन लेते हैं और आप लोगों से बातचीत करते रहते हैं, वो भी आगे करते रहेंगे। और आज के इस बातचीत के लिए धन्यवाद, और आप लोगों का भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।